देखिए, मेरा मानना ये है कि एक स्पेसिफिक जगह पे ना काम करके हमें सब जगह काम करना चाहिए। जहां पे पीड़ित लोग हैं उनके पास पहुंचना चाहिए और उनके काम को अंजाम देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कहीं पे भेदभाव करता हूं कि यार यहाँ पर मुझे ये फायदा नहीं होगा, या ये मेरे से जुड़ा हुआ इंसान नहीं है, या मेरी कौम का नहीं है, या मेरी बिरादरी का नहीं है, तो वहां पर मैं गलत हूं, ये मेरी आस्था पे ठेस पहुंची। तो मैं आपको अगर सच बताऊं तो मैं सिर्फ पर्सनली 3 लीडर्स को देखता हूँ आज तक, जो मैंने जिनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है, जिनके बारे में मैंने ढंग से जाना है। पहले महात्मा गांधी, दूसरे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, और तीसरे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। ये तीनों हमें सिखाते हैं एक दूसरे को मूल भावना देना, सबको एक समान रखना, और हम सबको एक प्यार मोहब्बत से रहना सिखाते हैं। मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं, इमरान अंकल से हमारे पारिवारिक ताल्लुक हैं और बचपन से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनकी गोदी में खेल रहा हूँ, मेरे बड़े भाई उनकी गोदी में खेल रहे हैं। मेरे वालिद साहब के उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, भाइयों वाले संबंध हैं। तो मैं अगर गुरु भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने पर्सनली उनके साथ अभी इस उम्र में मैच्योरिटी में टाइम स्पेंड नहीं किया। अगर मैं टाइम स्पेंड करूंगा तो शायद मुझे उनसे सीखने को एक नई चीज। और दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज, और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सेन। दर्शकों, आज बात करेंगे उस युवा शख्स की जो पिछले काफी समय से सहारनपुर की तमाम विधानसभाओं में जाकर लोगों के सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे भले एक्टिव ना हो, लेकिन उनकी ऐसी चाहत और ऐसी उनकी भावना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सकूं और उनके सुख दुख में किसी भी वक्त खड़ा हो सकूं। आज बात करेंगे मुस्तफा सिद्दीकी। सबसे पहला आपका स्वागत। शुक्रिया आने के लिए। आपके चैनल पर आपके दर्शकों को मेरा सलाम। मुस्तफा जी, कैसे देखते हैं? तमाम मैंने आपकी पोस्ट भी ऐसी देखी है, भेट विधानसभा हो या फिर देहात विधानसभा हो या फिर हम सहारनपुर नगर की बात करें, आप लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं और कई बार आपने ऐसे सोशल वर्क भी की है जो वाकई में काबिल तारीफ। देखिए, मेरा मानना ये है कि एक स्पेसिफिक जगह पे ना काम करके हमें सब जगह काम करना चाहिए। जहां पे पीड़ित लोग हैं उनके पास पहुंचना चाहिए और उनके काम को अंजाम देना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कहीं पे भेदभाव करता हूं कि यार यहाँ पर मुझे ये फायदा नहीं होगा, या ये मेरे से जुड़ा हुआ इंसान नहीं है, या मेरी कौम का नहीं है, या मेरी बिरादरी का नहीं है, तो वहां पर मैं गलत हूं, ये मेरी आस्था पे ठेस पहुंची। देखिए, अगर देखा जाए तो 2027 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में तमाम जनता कयास लगा रही है ये कोई पॉलिटिकली स्टंट है। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो कोई पर्सनली इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का। और हो सकता है वालिद साहब सालों से काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगर उनका कुछ ऐसा रुझान बनता है, लेकिन अभी तक उनका भी कोई इरादा ऐसा नहीं है कि हम आगे कोई चुनाव लड़ेंगे। अगर देखा जाए तो मुस्तफा जी, आपकी कोई इतनी उम्र भी नहीं है, अभी से इस तरीके से किन चीजों से इंस्पायर हुए? किसी लीडर को देखकर या आपके परिवार के अंदर कुछ खून के अंदर कहीं ब्लड के अंदर है? देखो, मैं आपको अगर सच बताऊं तो मैं सिर्फ पर्सनली 3 लीडर्स को देखता हूं आज तक, जो मैंने जिनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है, जिनके बारे में मैंने ढंग से जाना है। पहले महात्मा गांधी, दूसरे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, और तीसरे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। ये तीनों हमें सिखाते हैं एक दूसरे को मूल भावना देना, सबको एक समान रखना, और हम सबको एक प्यार मोहब्बत से रहना सिखाते हैं। संविधान में लिखा गया, अहिंसा के तौर पर उन्होंने अंग्रेजों को भी भगाया। उन्होंने लोगों से कहा हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हम सब के लिए इतना सब किया, और हम लोग उनकी गुहार भी ना लगे, तो वहां तो हम गलत हो जाएंगे। तो मैं उन्हीं लीडर्स को देखता हूं पर्सनली, और उन्हीं की राह पे मैं चलना भी चाहता हूं। मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं, इमरान अंकल से हमारे पारिवारिक ताल्लुक हैं और बचपन से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनकी गोदी में खेल रहा हूँ, मेरे बड़े भाई उनकी गोदी में खेल रहे हैं। मेरे वालिद साहब के उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, भाइयों वाले संबंध हैं। तो मैं अगर गुरु भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने पर्सनली उनके साथ अभी इस उम्र में मैच्योरिटी में टाइम स्पेंड नहीं किया। अगर मैं टाइम स्पेंड करूंगा तो शायद मुझे उनसे सीखने को एक नई चीज। और मैं अगर किसी यूथ लीडर को देखता हूं तो मैं पर्सनली इंडिया से बाहर के लीडर्स को देखता हूं, क्योंकि उनके रेवोल्यूशन का तरीका, उनके बात करने का तरीका, एक इंटेलेक्चुअल दबंगी जो आती है ना, वो आपकी पढ़ने लिखने से आती है। जो लोग यहाँ पर अक्सर बात करते हैं, जहालत की बात करते हैं उसमें। अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो कितना कुछ आप पढ़े हैं और राजनीति में आने का आखिरकार मकसद क्या? नहीं, अभी मेरी BA LLB ऑनगोइंग है, मेरा 3rd ईयर है BA LLB में। और राजनीति में आने का कोई ऐसा मकसद, मैं आपको सच्चाई वाली बात बताऊं तो समाज सेवा ही करूं। समाज सेवा यानी सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी पर्सनल पास से या किसी ट्रस्ट से जुड़कर उनकी मदद कर दूं या पैसे से मदद कर दूं। उनके सरकारी काम या और भी अन्य चीजें ऐसी हैं जिनसे लोग अक्सर पीड़ित रहते हैं और परेशान रहते हैं, तो उन सब के वो काम होते रहे।
मैं उनके लिए एक दीवार बनकर खड़ा रहूं कि पहले अगर कोई प्रशासन या शासन से उन्हें परेशान करता तो मुस्तफा सिद्दीकी वहां दीवार बनकर खड़ा है और कोई वहां पर आ ना सकता। कितना सही मानते हैं कि यूथ को जो है पॉलिटिकल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे आप देखते हो जब से सीजेपी पार्टी जनता उभर कर आई है, आपने बड़ा एक कॉलेज भी देखा होगा कि बड़ा प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, सीजेपी पार्टी को कैसे देखते हैं? लेकिन मैं अगर आपको सच्चाई वाली बात बताऊं, अब टाइम ही यूथ का है, बूढ़ों का टाइम जा चुका है, उन्हें घर बैठ जाना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब हमारा टाइम है फील्ड में दौड़ने का, लोगों की मदद करने का और अपनी ताकत दिखाने का। बुढ़ापे में तो हड्डियां भी नहीं छूटती, अगर टूट जाती हैं कम से कम जवानों की हड्डियां तो छूट जाती हैं। सीजेपी को कितना समर्थन करते हैं? जिस तरीके से जंतर मंतर पर नीट परीक्षा बनेगा, कड़ा विरोध होगा, हजारों की तादाद में आप फॉलोअर्स थे, क्या रिश्ते हैं? देखो, सीजेपी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर नहीं है। मैं सीजेपी को सपोर्ट करता हूं, उनकी मानसिकता को सपोर्ट करता हूं, उनके आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करता हूं, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीट का पेपर लीक हुआ और नीट का पेपर लीक होने के बाद उन्होंने एक रिवॉल्ट किया, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो प्रोटेस्ट का क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं अक्रॉस द इंडिया हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है उससे कुछ मिल जाए। लेकिन जितना मैंने देखा है और जहां तक मैं देख रहा हूं पर्सनली, अभी तक एजेंडा इतना ज्यादा क्लियर नहीं है कि इंसान उनके लिए खड़े होकर समर्थन दे। क्योंकि अगर मुझे मेरी आइडियोलॉजी उनसे मैच होगी और मुझे लगेगा कि हाँ ये इंसान, ये लीडर पीछे चलने लायक है और मेरे ऐसा बंदा जो किसी को फॉलो नहीं करता वो उसके साथ चल के लग के चलेगा, तो शायद उसमें कोई बात हो। अभी तक लेकिन कोई आइडियोलॉजी क्लियर नहीं। जो आपकी उम्र है इस मुल्क में देखा युवा बड़े बड़े महंगे महंगे शौक करते हैं, विदेशों में जाते हैं और तमाम इस तरह के विदेशों में हम जाते हुए देख रहे हैं। क्या मुस्तफा सिद्दीकी ने कभी इन चीजों को देखा कि मैं विदेशों में जाऊं, मैं लग्जरी गाड़ियों में घूमूं, महंगे महंगे होटल रिजॉर्ट में घूमूं? लेकिन अगर आपको सच्चाई वाली बात बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफी कंट्रीज में हूँ, लेकिन पहले जब अंडर 18 थे, जब मैं काफी घूम रहा था, मैं थाईलैंड, सऊदी, दुबई सब जगह गया हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इंसान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज में बड़ा होता है, उसमें मेच्योरिटी आती है, तो उसको लगता है कि यार मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास 2 टाइम की रोटी भी है, मेरे पास खाना भी है, लेकिन ये जो इंसान मेरे साथ बैठा है इसके पास वो क्यों नहीं है? ये मजबूर क्यों है? क्या मैं इसकी मजबूरी दूर कर सकता हूं? अगर हाँ मैं उसकी मजबूरी दूर कर सकता हूं तो, और अगर मैं नहीं कर रहा तो मेरे से बड़ा कमजोर इंसान कौन होगा? मेरे अंदर इतनी सहूलियत है, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं कर सकता हूं तो मैं कर रहा हूं। अगर कोई इंसान नहीं कर रहा तो उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि कंजूसी का तो आपको पता ही है, जो इंसान कंजूस होता है अक्सर उसकी दौलत रखी रह जाती है और सब लुट जाता है। तो हम कंजूस नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह में हमारे वालिद साहब ने ऐसी वो सिखाई है ना, हमारी ऐसी परवरिश हुई है। हमें वालिद साहब ने बचपन से जमीन पे रखा और जमीन पे ही दौड़ाया और हमेशा यही कहा कि भाई अगर तुम 100 रुपए कमाते हो तो 80 अल्लाह के नाम के दे दो, 20 रुपए में तुम्हारा घर चल जाए। चलिए, बड़ा एक अहम सवाल। अभी एमपी साहब ने कहा कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़े, और जहां तक मैं मानता हूँ आपके बहुत ही घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहे हैं एमपी साहब से, तो क्या ये माने कि अब एमपी साहब आपको अपना ढाल बना रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी तो एज क्राइटेरिया ही नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़े, तो हो सकता है इसमें वो अपने कार्यकर्ताओं की भलाई करना चाहते हैं। हो सकता है जो लोग इतने सालों से उनसे जुड़े हुए हैं, इतने सालों से उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, उनकी पर्सनल राजनीति है। अगर मैं इसके अंदर कुछ इंडल्ज करता हूं तो हो सकता है मैं इसमें कंक्लूड हो जाऊं, और अभी मैं उस स्तर पे नहीं आया कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मुझे क्यों ढाल बनाएंगे? आपके फादर को मैंने काफी साल पहले कांग्रेस पार्टी में सभी ने देखा, लेकिन कई साल बीच में ऐसे बिल्कुल न्यूट्रल होने का क्या कारण है? किसी पार्टी में नहीं दिखाई देते, किसी कार्यक्रम में नहीं शिरकत करते, क्या वजह? देखिए, वजह तो कुछ ऐसी नहीं है। वालिद साहब ने मुझे कहा कि भाई जाओ तुम दौड़ो, तुम जवान हो, अब हमें आराम करने दो थोड़ा सा, और जब हमारी जरूरत होगी तो हम भी आगे खड़ेंगे। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे में कितना दम है। बस इतनी सी बात है। पार्टी क्यों नहीं चुनी आपने अब तक? कोई विशेष दल क्यों नहीं चुनी? मेरी आइडियोलॉजी भी किसी से मैच नहीं है। मैं अक्सर पार्टीज को देखता हूं, मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्टी के कभी खिलाफ नहीं बोलता, मैं सिस्टम के खिलाफ बोलता हूँ। सिस्टम में कोई भी हो सकता है, और सिस्टम में अक्सर वही लोग इंक्लूड करते हैं अपनी बात को, सिस्टम को वही लोग इंक्लूड करते हैं अपनी बात को जो लोग एक्चुअल सच जानते हैं। अगर आप जियो पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स को इंक्लूड करके पढ़ोगे और उसके बारे में जानोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी आइडियोलॉजीज क्यों मैच नहीं हो रही। तो इस वजह से मैं यूजुअली ये बात करता हूं। अगर पब्लिक आपसे कहे कि मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव में लाना चाहिए, फिर मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव में लाना चाहिए, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पब्लिक लोग हैं, कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है।
है ना। लेकिन जब तक मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मैं खुद से चुनाव के लिए तैयार हूं, तो मैं आगे नहीं आ सकता। क्या लगता है कि सहारनपुर के अंदर अभी भी उन चीजों की वाकई में यहाँ की यूथ को जरूरत है, यहाँ की जनता को जरूरत है? क्या खामी आपको लगती है सहारनपुर नगर की बात करें? देखो, मैं अगर सहारनपुर नगर की आपसे बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत इशू। अब भी बहरहाल यहाँ पे स्मार्ट सिटी बन रही है, मास्टर प्लान बन चुका है। अभी दोपहर में 2-3 घंटे का 4 घंटे का कट लगता है। चले, वो भी एक हीटअप की वजह से कट लग रहा है, कूल डाउन की वजह से कट लग रहा है। फिर साफ सफाई में बात आ जाती है, पीछे ऐसे कर्मचारियों ने धरना दिया। तो मेरा मानना है था, जिन लोगों ने वोट दिया था उन पार्षदों को या फिर किसी भी ऐसे इंसान को जो उसका जिम्मेदार है, या जिन अधिकारियों को भी चुना गया है, तो उनकी जिम्मेदारी को तो साफ है। और उन्होंने वो जमीन पे नहीं उतरे। उन्होंने देखा, हम भी उनके साथ प्रदर्शन में मिले हुए थे, हमने भी बोला उनके लिए। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पर आप कोर्ट रोड साइड जाएंगे, वहां तो साफ सफाई अच्छी है। लेकिन अगर आप पुराने मुस्लिम एरिया में जाएंगे, जैसे 62 छोटा आजाद कॉलोनी और अपना खाता खेड़ी, तो यहाँ पर सड़कें बहुत खराब है, नालियां नहीं बनी हुई है, नालियां टूटी हुई है। बारिश का मौसम आने वाला है, अगर सड़क नहीं बनी तो फिर पानी भर जाएगा, लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, लाइट भाग जाएगी लंबे समय के लिए, कूड़ियां बनी हुई है बहुत बड़ी बड़ी। तो ये तो एक मुद्दे हैं, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन नगर निगम में तमाम आला अधिकारी हैं ऐसे कि वो तमाम बड़े बड़े से ठोस फायदे करते हैं कि हमने सहारनपुर को वो तमाम बेहतरीन सुविधाएं दी हैं और लगातार हम स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अग्रसर है। लेकिन जब मुस्लिम कम्युनिटी में जाते, जैसे आपने कहा कॉलोनी में जाते हैं, तो वही कंजेस्टेड और सकरी गलियां देखने को मिलती है और गंदगी के अंबार के ढेर देखने को मिलते हैं। देखो, मैं इनका स्कैम अभी एक्सपोज नहीं करना चाहता, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, वरना मैं आपको पूरी नीति समझा दूंगा कि कहाँ से टेंडर किस तरह पास होता है, किसका कट कहाँ पर कैसे जाता है। मैं किसी का नाम इंक्लूड नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये चीज सबको पता है कि इसके अंदर बीच में किस तरीके से काम होता है। क्योंकि एक पार्षद दल या फिर कोई भी एक कार्यकर्ता भी ये बात कहेगा कि यार ऐसे हो रहा है, ये वो हो रहा है। मैं मानता हूं कि अगर कोई इंसान, एक पार्षद, वो एक वार्ड का जिम्मेदार है और उसके अंडर वो सफाई का काम आ रहा है, कर्मचारी नहीं आ रहा, और अगर कर्मचारी आ भी रहा है तो एक स्पेसिफिक जगह कूड़ी क्यों बन रही है। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं, मैं आपको खाता खेड़ी के शुरू में ले जाऊंगा, आपको कूड़ी मिल जाएगी। क्या वहां के पार्षद, देखिए मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये पूरे सहारनपुर में, पूरे पुराने सहारनपुर में यही हालात है और बहुत बुरा हालात हो चुका है। आप कहीं पे जाएंगे, आप यहाँ पे कहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट की मंडी है। हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध है। हम भी लकड़ी के काम से जुड़े हुए हैं, हम बचपन से देख रहे हैं कैसे बनता है, हम खाता खेड़ी बचपन से जाते हैं, सब चीज देखते हैं, सबसे मेरे पर्सनली ताल्लुक भी है। लेकिन जब हम जाके देखते हैं वहां पे, जैसे ही कार का गेट खोलो और पैर रखो जमीन पे, फिर तो कीचड़ होता है, कूड़ा होता है। तो विश्व प्रसिद्ध अगर है, अगर यहाँ पे बाहर से कभी फॉरेन से कस्टमर आने लगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सब तो नगर निगम ही प्लान करेगा ना। और स्मार्ट सिटी की बात अगर आ ही जाती है तो मुझे तो लग नहीं रहा इतने सालों में अब तक ये स्मार्ट सिटी में आपके सामने है। आप देखते हैं कि एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके वहां पर नेट लगा के आप कूल डाउन कर रहे हो, वहां पे आपने प्रेशर लगा रखे हैं, लेकिन मुस्लिम एरियाज कहां गए? बताइए, आप बताइए। ये सवाल जनता से है, ये सवाल उन लोगों से है जो लोग वोट देते हैं। आपको चुनना चाहिए, आपका उम्मीदवार कौन है, आपका दावेदार कौन है, आपकी सुनेगा कौन, आपकी समस्या कौन हल करे, उससे पहले वोट ही नहीं देना चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई को कैसे देखते हैं? अब देश के अंदर बुलडोजर बहुत बड़ा ट्रेंडिंग में है, और खासतौर पर तो नगर निगम के बुलडोजर आप यहाँ पर अतिक्रमण। देखिए, अतिक्रमण वालों का क्या है, जहां पर गरीब मुसलमान दिखेगा उठा के बुलडोजर चला देंगे, घर तोड़ देंगे। ये डर बेचते हैं, आपको पता है डर की राजनीति। प्रिंस एक बुक है निकोलो मैकियावेली की, उसके अंदर एक कोट है, आई वुड रादर बी फेयर्ड देन लव, कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे डरे, ना कि मुझसे मोहब्बत करें। मुसलमान डरता है, इस वजह से बुलडोजर कार्रवाई से डर आ गया है मुसलमान में, और डर का नाम सबर रख दिया है, और कोई बात। लेकिन शासन प्रशासन का कहते हैं बुलडोजर से गुमराह माफियों और अवैध मदरसों और मजारों पर चलता है, या फिर कोई भी इस तरह की अवैध यहाँ पर कब्जे है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप एक 5 बंदों की फैमिली कंसिस्ट करते हैं, जिसके अंदर आप 2 भाई, 1 बहन और माँ बाप हैं। अगर एक भाई खराब निकल गया, उसने किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, तो क्या वो पूरी फैमिली उसका भुगतान करेगी घर तोड़वा के? आप उसको जेल में डालिए ना। 5 उंगलियां तो कभी समान नहीं होती ना, हर उंगली का एक अलग काम होता है, एक अलग मिजाज होता है, एक अलग जज्बात होते हैं। तो अगर आप सबको एक डंडे से हाकोगे तो फिर आप डर की राजनीति कर रहे हो, और तो कुछ नहीं कर रहे। गाजियाबाद के घोड़ा में जिस तरीके से असद ने सूर्य चौहान की मौत करी बकरीद के लिए, उसका एक गलत नेगेटिव मैसेज है इस त्योहार में, उस घटना को कैसे? देखिए, ये तो जहालत है।
मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, वो मीट नहीं खाते लेकिन वो मेरे पास बकरीद पे आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, हमारे से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, मोहब्बत से आते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इस तरीके से किसी को मर्डर करे तो वो सरासर गलत ही है। और जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो बिल्कुल सही हुआ, मैं ये मानता हूँ। रेपिस्ट और मर्डरर के साथ एनकाउंटर ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म या किसी भी बिरादरी से। चलिए शुक्रिया। तो ये थे मुस्तफा सिद्दीकी, युवा जो लगातार जनता के बीच रहते हैं और तमाम मुद्दों पर सक्रियता अपनी दिखाते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद